विंसेंट गादिस वो पहला इंसान था जिसने बर्मुडा ट्रायंगल इस वर्ड को यूज किया था। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसको डेविल्स ट्रायंगल या फिर शैतान का ट्रायंगल भी बोलते हैं, इसने लोगों और चीजों को गायब करने वाले बातों से हमेशा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल पे अराउंड 2000 शिप्स और 2000 से भी ज्यादा प्लेन्स अभी तक गायब हो गए हैं। तो पहले देखते हैं कि ये बर्मुडा नाम आया किधर से। तुमको लगता रहेगा कि बर्मुडा मतलब अपने इधर पहनने वाले बर्मुडा शॉर्ट्स रहेंगे, लेकिन लकीली इस बार तुम सही हो। अपने इधर जो बर्मुडा शॉर्ट्स पहनते हैं उसका नाम भी इसी जगह से आता है। मतलब बर्मुडा नाम की एक एक्चुअल जगह है जिसका ऑफिशियल नाम है द बर्मुडा आइलैंड्स और द सोमर्स आइलैंड्स। ये जगह एक्चुअल में एक छोटा सा आइलैंड है अटलांटिक ओशन में, अमेरिका से थोड़े ही दूर, जिसपे ब्रिटिश का राज चलता है। तो बर्मुडा आइलैंड इस ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट है। तो देखते हैं कि इसके दूसरे पॉइंट्स किधर है। तो इस ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट लोकेटेड है अमेरिका के मायामी फ्लोरिडा सिटी में, जिधर वर्ल्ड के 1 नंबर बीचेस है और इधर बड़े बड़े मूवीज की शूटिंग भी होती रहती, जैसे कि हम सबकी फेवरेट मूवी फास्ट एंड द फ्यूरियस भी यही शूट हुई थी। और इधर से ही करीबन 1500 किलोमीटर दूर है इस ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं प्योर्तो रिको। प्योर्तो रिको भी बर्मुडा आइलैंड की तरह ही एक आइलैंड है जिसपे अमेरिकन राज चलता है। मतलब एक पॉइंट है ब्रिटिश पब्लिक का और 2 पॉइंट है अमेरिकन पब्लिक के। तो इसी 3 पॉइंट्स को जब जोड़ते हैं तो बनता है एक ट्रायंगल जिसको बोलते हैं द बर्मुडा ट्रायंगल। तो बहुत सारे लफड़े हुए इस बर्मुडा ट्रायंगल में, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आने लगा कि इधर कुछ तो सीन है कि साला जो भी चीज इधर से जाती है वो गायब हो जाती है। तो खैर सबके सब इंसिडेंट्स तो इस वीडियो में नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने 2 से 3 सबसे फेमस इंसिडेंट्स को इधर बताया है और मेरी फेवरेट स्टोरी है नंबर 3। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो इनमें से सबसे फेमस इंसिडेंट था साल 1918 में गायब हुआ यूएसएस साइक्लोप्स नाम की एक अमेरिकन कार्गो शिप। ये शिप वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्राजील से अमेरिका आ रही थी और ऐसा बोलते हैं कि ये शिप उस टाइम की सबसे बड़ी कार्गो शिप थी। क्योंकि ये कार्गो शिप थी, इसमें 306 लोगों के साथ साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैंगनीज और नाम का एक केमिकल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा था। जिन लोगों ने शिप को ब्राजील के पोर्ट से निकलते देखा, उनका बोलना था कि ये शिप को ओवरलोड किया गया था। मतलब इस शिप की वजन उठाने की कैपेसिटी थी 8000 टन, लेकिन सामान भर भर के उसका वेट अराउंड 10,000 टन के भी ऊपर जा चुका था। तो खैर 18 फरवरी 1918 को ये शिप ब्राजील से निकली और उसे बिना कहीं रुके अमेरिका के बाल्टीमोर सिटी पे ही रुकना था। लेकिन खराब मौसम की वजह से उनको बर्मुडा ट्रायंगल के थोड़े ही पहले बारबाडोस नाम की एक आइलैंड पे ही रुकना पड़ा और 1-2 दिन में वो फिर से अपने फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका की तरफ चल पड़ी बर्मुडा ट्रायंगल से होते हुए। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में घुसते ही शिप के डायरेक्शन देने वाले और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सब फेल हो गए और वो देखते ही देखते हो गई अल गायब। 306 लोगों समेत पूरा सामान का क्या हुआ, वो शिप डूब गई कि उड़ गई, किसी को नहीं मालूम। और आज तक इस शिप का ढांचा मतलब भंगार भी नहीं मिला। शिप को घूम के काफी दिन हो गए थे, लेकिन बहुत लोगों का अभी भी बोलना था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन अमरीश पुरी जैसे रिसर्चर्स ने उनको जवाब दिया कि मरे हुए वापस कहां से आएंगे। उस पर वो लोग फिर से बोले जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। खैर ना ही वो शिप जमीन का सीना चीर के आई और ना ही आसमान का कलेजा फाड़ के। अमेरिका उस शिप का इंतजार करता रहा, लेकिन वो शिप कभी भी वापस नहीं लौटी। तो फाइनली 15 अप्रैल 1918 को अमेरिका ने ये शिप को ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। कुछ साल बाद इस इंसिडेंट पे साइक्लोप्स नाम की एक नॉवेल भी लिखी गई और 2005 में अमेरिकन टीवी सीरीज द ट्रायंगल ने भी इस स्टोरी को कवर किया था। ऐसा ही एक फेमस इंसिडेंट हुआ दिसंबर 5, 1945 में फ्लाइट 19 के साथ, जिसमें इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एक साथ अल गायब हो गए। ये 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का ग्रुप था जिसको फ्लाइट 19 बोलते थे। फ्लाइट 19 पे कैप्टन चार्ल्स कैरल टेलर के अलावा और भी 14 लोग थे। फ्लाइट 19 कोई खास मिशन पे नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रैक्टिस करने वाले थे, जिसमें उन्हें बर्मुडा ट्रायंगल से होके निकलना था। तो प्लानिंग के हिसाब से दोपहर 2:10 पे फ्लाइट 19 ने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया और कुछ ही देर में वो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर थे और फिर जिसका डर था वही हुआ। उनमें से एक पायलट का रेडियो मैसेज आता है कि आई डोंट नो वेयर वी आर, वी मस्ट हैव गॉट लॉस्ट आफ्टर द लास्ट टर्न। फ्लाइट के कैप्टन चार्ल्स ने एयरबेस पे उनके टीम को एक रेडियो मैसेज भी भेजा, ये बोल के कि बोथ ऑफ माय कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फ्लोरिडा, आई एम ओवर लैंड बट इट इज ब्रोकन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फ्लोरिडा। कुछ देर में उनके सभी नेविगेशन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल हो गए और थोड़ी देर बाद उनके एक पायलट ने कहा कि डैम इट, If we could fly just west, we could get home. Head west, damn it. इन सब में काफी टाइम हो गया और टेक ऑफ के अराउंड 5 घंटे बाद ठीक शाम 7:04 पे कैप्टन चार्ल्स का लास्ट मैसेज एयरबेस टीम को मिला। मैसेज में ये था कि All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together.
बहुत देर तक कुछ मैसेजेस नहीं मिलने पे ये ऑब्वियस हो गया कि ये पांचों प्लेन्स भी वो शिप के जैसे हवा में आल गायब हो चुके हैं। ये प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस भी चले, लेकिन उनकी भी आज तक कोई खबर नहीं मिली। ये इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि इस पे 1977 में एक हॉलीवुड मूवी भी बनी जिसका नाम था क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। अगली स्टोरी है मेरी फेवरेट। ये वाली स्टोरी लास्ट है। ये स्टोरी है ब्रूस भाई और वॉल्टर दादा की, और ये भी एक रियल स्टोरी है। ये इंसिडेंट हुआ दिसंबर 4, 1970 को, जिसमें ब्रूस गर्नॉन नाम का एक एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन पायलट उसके छोटे से प्राइवेट प्लेन पे बहामास आइलैंड से मायामी फ्लोरिडा जा रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था। वो काफी रेगुलरली बहामास टू फ्लोरिडा अप डाउन करता रहता था, जैसे अपन मुंबई टू पुणे करते रहते, और ये करने में उसको मैक्स 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा लगता था। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ये ट्रिप हमेशा के जैसी नहीं रहने वाली थी। वो तो फ्यूचर से अनजान मजे से चने शेंगदाने खाते झलक दिखला जा गाना सुनते सुनते मस्त प्लेन उड़ा रहा था। मुझे मालूम है कि 1970 में झलक दिखला जा गाना नहीं था, लेकिन स्टोरी में मजा आ रहा है इसके लिए बोल रहा हूँ। तो खैर, इस प्लेन पे उसके अलावा उसके साथ उसके पप्पा और बिजनेस पार्टनर भी थे। धीरे धीरे प्लेन ऊपर उड़ने लगा, और जब वो अराउंड 1000 फीट की हाइट पे पहुंचा तो उसके सामने एक डार्क क्लाउड आ गया। वो साइज में बढ़ता जा रहा था, और कुछ सोचने के पहले ही वो प्लेन क्लाउड में घुस गया। ब्रूस भाई के पाने टाइट हो गए और उसको डर के ठंडा पसीना छूटने लगा, लेकिन कुछ ही मिनट्स में वो उस क्लाउड के दूसरे तरफ से बाहर भी आ गया। जान बची तो लाखों पाए बोल के खुशी में वो फिर से चने शेंगदाने खाते खाते झलक दिखला जा गाना सुनते सुनते फिर प्लेन उड़ाने लगा। कुछ ही देर में प्लेन और थोड़ा ऊपर उड़ने लगा, और जब वो अराउंड 11,500 फीट के हाइट पे पहुंचा तो उसके सामने एक और डार्क क्लाउड आ गया, जो पिछले वाले क्लाउड से भी बहुत बड़ा था और स्लोली स्लोली और बड़ा होता जा रहा था। ब्रूस भाई के पाने फिर टाइट हो गए और चने का पॉकेट भी डर के हाथ से नीचे गिर गया। ब्रूस भाई कुछ करते इसके पहले ही प्लेन क्लाउड में जा चुका था, और प्लेन के डायरेक्शन और कम्युनिकेशन देने वाले डिवाइसेस फेल हो गए। क्लाउड में इतना अंधेरा था कि ब्रॉड डे लाइट होने के बावजूद उनको आजू बाजू का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसको व्हाइट लाइट के फ्लैशेस दिखने लगते हैं और वो फिर गायब हो जाते थे। अगले 30 मिनट तक वो अंदाजे पे प्लेन को सीधा सीधा चलाने लगा, और कुछ ही देर बाद उसको क्लाउड से बाहर निकलने का एक छोटा सा ओपनिंग दिखा। ब्रूस भाई ने सीट पे गिरेले 2 चने उठा के खाए और फुल स्पीड में उस ओपनिंग की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो क्लाउड के बाहर निकलने ही वाला था, वो रास्ता छोटा छोटा होते गया। लेकिन ब्रूस भाई ने भी बोला, आज तो होने दो वंडी संडी, मैं तो प्लेन भगाते ही रहूंगा। और कुछ ही सेकंड्स में फाइनली ब्रूस भाई उस डार्क क्लाउड के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने सीधा ग्राउंड कंट्रोल टीम को एक रेडियो मैसेज भेजा कि प्लेन के डायरेक्शन डिवाइसेस फेल हो गए हैं और मुझे जल्दी से रडार पे देख के मेरी करंट लोकेशन बताओ। उधर से ग्राउंड कंट्रोल टीम के वॉल्टर दादा मैटर को संभाल रहे थे। जैसे ही वॉल्टर दादा ने रेडार देखा, उसका सिर घूम गया। रेडार पे ब्रूस भाई का प्लेन था ही नहीं, जैसे कि वो इनविजिबल हो गया हो। लेकिन रेडियो से बात बराबर हो रही थी। थोड़ी देर में ब्रूस भाई का प्लेन रेडार पे दिखने लगा, तो वॉल्टर दादा ने ब्रूस भाई को बोला कि तुम्हारा प्लेन अभी दिखाई दे रहा है रेडार पे, और तुम्हारा करंट लोकेशन तो मायामी फ्लोरिडा के बहुत नज़दीक दिखा रहा है। ये सुन के ब्रूस भाई को फिर से ठंडा पसीना छूटने लगा, क्योंकि बहामास से मायामी फ्लोरिडा का डिस्टेंस था करीबन 400 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में लगते थे 90 मिनट्स। लेकिन ब्रूस भाई ने जब अपनी घड़ी देखी तो जाना कि उसे बहामास से निकल के तो अब बस 47 मिनट्स ही हुए थे। ब्रूस भाई ने बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ 47 मिनट्स में ये डेस्टिनेशन कैसे पहुंच सकता है? ज़रूर वॉल्टर दादा पी के आउट है। लेकिन 5 से 6 मिनट में ही उसको मायामी फ्लोरिडा का एयरपोर्ट भी दिखाई देने लगा। मतलब वॉल्टर दादा सही बोल रहा था, वो सचमुच उसके डेस्टिनेशन मतलब मायामी फ्लोरिडा पहुंच चुका था। ब्रूस भाई ने एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड किया और फिर बोला कि ये लफड़े को मैं सॉल्व करके ही रहूँगा। उसने एक नज़र पेट्रोल मीटर पे भी डाली तो देखा कि टाकी में तो ऑलरेडी आधे से भी ज़्यादा फ्यूल बाकी है। ब्रूस भाई ने इस फील्ड के बहुत बड़े बड़े शूटरों से कांटेक्ट किया इस सीन के बारे में, लेकिन चने खिलाने के अलावा किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फाइनली ब्रूस भाई ने बोला, गए सब लोग उड़ते, अभी मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर। और रिसर्च कर करके उसने एक बुक भी लिख डाली जिसका नाम था फ्लाइट थ्रू द इलेक्ट्रिक फॉग। कुछ सालों के रिसर्च के बाद पता चला कि ये कोई ब्लैक होल का भी केस हो सकता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जैसा रहता, और जिसमें जो भी चीज़ घुस जाती है वो निकलती कहाँ से है, या फिर निकलती है भी कि नहीं, ये भी किसी को नहीं मालूम। तो हो सकता है कि ब्रूस भाई भी ऐसे ही कोई ब्लैक होल में घुस गए, लेकिन लकीली बाहर भी निकल गए, और वो भी उनके ही डेस्टिनेशन पे। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। लेकिन अब देखते हैं कि ऐसा बर्मुडा ट्रायंगल में होता क्यों है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल का सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसका एक रीज़न हो सकता है।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम बदलते रहता और इसका असर ज़मीन, आसमान और पानी पर भी पड़ता है। इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल की वजह से हेवी आयन की चीज़ें जैसे कि प्लेन्स और शिप्स इधर आती है तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाती किधर है वो किसी को भी नहीं मालूम। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी बोलना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे भारी क्वांटिटी में मीथेन गैस हाइड्रेट है, जिसकी वजह से उधर एक सक्शन पैदा होता है और हैवी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, मतलब नीचे की तरफ। एक और फेमस थ्योरी के हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल एक दरवाजा है जो चीज़ों को दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और बहुत से मूवीज, बुक्स और टीवी सीरीज भी इस थ्योरी के ऊपर बने हैं। कुछ बोलते हैं कि इसमें एलियंस का गेम है, तो कोई बोलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे डीप में लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है, और जैसे अपन खाने के लिए पानी में जाला मार के मछली पकड़ते, वैसे ही द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के लोग भी बीच बीच में मैग्नेटिक पावर हाई लो करके शिप्स और फ्लाइट्स को खाने के लिए पकड़ते। इसका एक और फेमस रीजन है जो बहामास आइलैंड पे रहने वाले लोकल पब्लिक बोलते हैं। उनका बोलना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा क्रीचर है जो शिप्स और प्लेन्स को गायब कर देता है। बोलते हैं कि ये इतना बड़ा है कि बड़े बड़े शिप्स भी उसके सामने माचिस के डब्बे जैसे दिखते। ऐसा ही एक क्रीचर को फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में भी दिखाया गया था। इतने सारे रीजंस होने के बाद भी ये सीन अभी तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये सब सिर्फ फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बन के रह गए। हाँ, पर्सनली पूछे तो मुझे भी ऑक्टोपस वाला रीज़न सही लगता है, लेकिन हमारे इधर के जुम्मन चीचा का बोलना है कि ये सब झूठ बात है जो गवर्नमेंट ने खुद फैलाई है अपने बारे में, ताकि कोई लोग इधर से ना जाए। और गवर्नमेंट सुमड़ी में इधर करोड़ों के माल की हेराफेरी भी करती है। चिच्चा ये भी बोलते हैं कि उनको चांस मिला तो 2 दिन के अंदर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रख देंगे। मुझे नहीं मालूम कि जुम्मन चीचा को ये चांस मिलेगा कि नहीं, लेकिन तुम कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि तुमको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी और तुमको चांस मिला तो तुम इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो क्या बोलते, चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। तो बहुत जल्दी ऐसे ही कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।